तो अभी हमने जो ये अपवर्तनांक की बात करी, जो कि हमें अपवर्तन के नियम से ज्ञात हुआ था कि अपवर्तनांक किसी दो माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, या इसका हम जानकारी निकाल सकते हैं, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। वो है माध्यम में प्रकाश की चाल के आधार पर। माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो भी अपवर्तनांक के बराबर होता है। किस प्रकार? जैसा अभी हमने बात की थी, मान लीजिए इधर हवा का माध्यम है, इधर पानी का माध्यम है। प्रकाश की किरण इधर आ रही है और ये हवा में पानी में इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है ना। मान लीजिए यहाँ पर पानी की चाल प्रकाश की चाल v1 है और पानी में प्रकाश की चाल v2 है। तब हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा? तो हवा के सापेक्ष मैं इसको हवा की जगह हवा वाले माध्यम को 1 नंबर नाम दे देता हूँ, पानी वाले माध्यम को मैं 2 नंबर नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, इसका मतलब हुआ पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष वो कितना होगा? वो होगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल के बराबर। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश मतलब कोई आदमी नहीं, आपकी कक्षा में यदि कोई प्रकाश नाम का लड़का हो तो आप बोल दे वो प्रकाश मतलब प्रकाश किरण। ओके, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक हमारा अपवर्तनांक इस अनुपात के बराबर भी होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो अपवर्तनांक, इस n को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक? देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है? चूंकि दो माध्यमों से रिलेटेड एक राशि है, दो माध्यमों से संबंधित एक राशि है, तो उन माध्यमों का नाम भी इसके साथ हमें लेना पड़ता है। जैसे आपके नाम के साथ आपका सरनेम लेना पड़ता है। आपकी कक्षा में यदि बहुत सारे विजय हो तो हमें एक विजय जाट या विजय शर्मा या विजय परमार अलग अलग हमें लेना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर अपवर्तनांक भी चूंकि एक स्पेसिफाइड दो माध्यम से संबंधित बात होती है, इसलिए यहाँ हमें केवल अपवर्तनांक लिखना पूरी तरह व्याख्या नहीं करता है। उसको बताना पड़ता है कि अपवर्तनांक किसका? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसकी तुलना में? पहले माध्यम की तुलना में। किसके बराबर होता है? v1 बटा v2 के बराबर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक हमारे पास और ये फार्मूला अपवर्तनांक को लेकर हो जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में जाए, इसको मैं मिटा देता हूँ। यदि प्रकाश की किरण, अभी इस स्थिति में क्या थी? प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, ये इस प्रकार, और मान लीजिए इस प्रकार से ये इसमें अपवर्तित हो गई। तब हमारा अपवर्तनांक का सूत्र ये था। यदि एक दूसरी कंडीशन बनती है कि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, यदि यहाँ पर ये अभिलंब की तरफ इस प्रकार अंदर की ओर टेढ़ी हुई थी,
तो निश्चित यहाँ पर ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, पता करने के लिए आप अभिलंब बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि अभिलंब से दूर करना है कि अभिलंब से पास जाना है। इस समय अपवर्तनांक क्या होगा? तो इस समय के अपवर्तनांक को बोलते हैं n12। n12 अपवर्तनांक 12 क्या? अपवर्तनांक किसका? पहले माध्यम का। किसके सापेक्ष? दूसरे माध्यम के सापेक्ष। वो हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का कंफ्यूज ना हो, आप याद रखें, यहाँ स्पष्टता देखना पड़ती है कि क्या हम कर रहा है, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके आधार पर ही हम अपवर्तनांक को लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, वो हो जाएगा पहले में चाल बटा दूसरे में चाल। यहाँ पर हो गया पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, ये हो गया दूसरे में चाल बटे पहले में चाल। तो ये एक हमारा अपवर्तनांक को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। कभी कभी प्रकाश की किरण यदि निर्वात से या वायु से किसी माध्यम में गमन करती है, अब बार बार हमें बोलना पड़ता है कि हवा के सापेक्ष पानी में गई, हवा के कांच के सापेक्ष पानी में गई, या पानी से कांच में गई, तो ये बार बार बड़ा दिक्कत होती है। तो हवा या निर्वात को हम निरपेक्ष मान लेते हैं। यदि प्रकाश वायु या निर्वात से जाता है, वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तब हम पहले माध्यम को फिक्स मान लेते हैं कि भैया ये मान लीजिए आपका वायु या निर्वात है, ये वायु है या निर्वात है। ठीक है, और ये दूसरा माध्यम कोई सा भी है, ये मान लीजिए आपका माध्यम ही मान लीजिए कि ये कोई सा दूसरा माध्यम है, ये कांच का माध्यम है या पानी का माध्यम है, तब हम n21 नहीं लिखते हैं, इस समय हम इसको n2 ही लिख देते हैं। n2 बराबर हो गया, n2 का मतलब क्या हो गया? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? वायु या निर्वात के। यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ही ये हुआ कि ये वायु या निर्वात के सापेक्ष बात हो रही। एक लिखा हुआ मतलब एक नंबर का कोई माध्यम होगा। ठीक है, तो ये हो गया वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c कहते हैं, बट माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर। तो ये एक, इस समय हम अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब भी हम किसी माध्यम के अपवर्तनांक को वायु या निर्वात की सापेक्ष तुलना करते हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अपवर्तनांक से संबंधित हो गया। एक हम छोटा सा प्रश्न इस पे कर लेते हैं, अपवर्तनांक से संबंधित गणितीय प्रश्न, जिससे आप लोगों को ये और स्पष्ट हो जाए। मैं किताब का एक छोटा सा प्रश्न ले लेता हूँ।